चांदनी वन का श्राप। अध्याय 1। किंवदंती का विस्तार। यह सब शुरू हुआ एक गर्म गर्मी की शाम को चांदपुर नामक छोटे गांव में, जो बदनाम चांदनी वन के बाहरी इलाके में स्थित था। गांव वालों ने हमेशा इस जंगल के बारे में धीरे धीरे बात की। उनकी आवाजें डर और श्रद्धा से भरी हुई थीं। कहा जाता था कि यह एक सुंदर स्थान है जिसमें रंग बिरंगे फूल और विशाल पेड़ हैं, लेकिन किंवदंतियों में फुसफुसाया गया कि यहाँ उन आत्माओं का बसेरा है जो जीवितों और मृतकों के बीच फंसी हुई हैं। इन किस्सों में सबसे डरावना एक महिला का था जिसका नाम अदिति था, जो एक स्थानीय वैद्यानी थी और जिसका एक समय वहां निवास था। अदिति ने बीमारियों का इलाज करने के लिए जड़ी बूटियों के ज्ञान की खोज में बहुत गहराई तक चली गई। उसे कई रातों के बाद पूर्णिमा पर गायब पाया गया और जब वह वापस आई तो वह पहले जैसी नहीं रही। कई लोगों का मानना था कि वह चांदनी वन के एक दुष्ट आत्मा द्वारा संचालित हो गई थी और जल्द ही गांव वालों ने स्ट्रेंज घटनाएं देखनी शुरू कीं। फसलें सूखने लगीं, मवेशी बीमार होने लगे और चांदपुर पर एक विचलित करने वाली अंधकार छा गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, ये कहानियां बच्चों को सोने से पहले सुनाई जाने वाली चेतावनी कहानियों में बदल गईं। चांदनी वन से दूर रहो, बूढ़े लोगों ने चेतावनी दी, क्योंकि यह अदिति की आत्मा द्वारा हॉन्टेड है, जो उसकी लालची और अज्ञानता के लिए श्रापित है। अध्याय 2। अन्वेषक। वर्तमान समय में 4 दोस्तों रोहित, मीरा, अनिल और प्रिया ने एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए किंवदंती की जांच करने का निर्णय लिया। वे संशयपूर्ण लेकिन जिज्ञासु थे, जो मानते थे कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास और स्थानीय लोक कथाओं का मिश्रण है। कैमरों और एक अस्थायी कैंपिंग किट से लैस समूह चांदनी वन के दिल में जाने के लिए निकला, गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही वे अंदर गए, वातावरण बदल गया। धूप धीमी हो गई और जंगल पर एक अप्राकृतिक चुप्पी छा गई। जीवंत वनस्पति ने विकृत जड़ों और मुड़ती हुई शाखाओं का रूप ले लिया, जो एक कैनोपी बना रही थीं, आसमान को ढकते हुए। जैसे जैसे वे अंदर गए, हवा और भी अधिक बोझिल हो गई। यह जगह खूबसूरत है, मीरा ने एक्सक्लेम्ड किया, समूह के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करते हुए। हालांकि उसे ऐसा झटका महसूस हुआ जो हवा के ठंडक से नहीं था। हाँ, अगर आपको अंधेरी और डरावनी चीजें पसंद हैं, अनिल ने प्रतिक्रिया दी। उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। उसे उनकी स्थिति का बोझ महसूस हो रहा था। प्रिया ने सुझाव दिया कि वे अंधेरा होते इससे पहले अपना कैंप लगाने के लिए। जब शाम हो रही थी, तब उन्होंने एक खुली जगह पाई और अपने तंबू सेट किए। सभी अपनी अनुभवों को अपने प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्ड करते रहे। मार्शमैलोज भुनते समय उनके हंसने की गूंज पेड़ों में गूंज रही थी, जब वे बढ़ती छायाओं से बेखबर थे। अध्याय 3। अंधकार का ग्रास्प रात घिरी और इसके साथ ही एक घना कोहरा पेड़ों के चारों ओर लिपट गया। जैसे ही दोस्तों ने एक छोटे से आग के चारों ओर इकट्ठा किया, रोहित ने सुझाव दिया कि वे भूत की कहानियां साझा करें। मूड गंभीर हो गया जब अनिल ने अदिति की कहानी सुनाई, उसकी आवाज धीरे होते हुए। जब वह इस जंगल की गहराइयों से लौट आई तो उसमें कुछ बदल गया। कहते हैं कि वह एक सामान्य स्पर्श से घाव को ठीक कर सकती थी, लेकिन उसने दुर्भाग्य भी लाया। जो कोई भी उसके रास्ते में आया, उसे भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि वह अभी भी इन वुड्स का भ्रमण करती है, उन लोगों को खोजती है जो उसकी शांति को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। एक अचानक ठंडक ने खुले स्थान को भेद दिया, उनकी हंसी को चुप करा दिया। प्रिया ने शिलशिला महसूस की, चारों ओर देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे में अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। बस करो अनिल, मीरा ने कहा, साहसी दिखने की कोशिश करते हुए। ये केवल एक कहानी है। लेकिन रोहित, हमेशा का संशयवादी, ने तय किया कि उनकी हिम्मत को परखने में मजा आएगा। हम अलग अलग हो जाएं, उसने सुझाव दिया। हम 1 घंटे में फिर से मिलेंगे। जंगल को हमें कुछ दिलचस्प दिखाने का मौका दें। अन्य लोगों ने रिलक्टेंटली सहमति दी। जैसे ही उन्होंने मुख्य जंगल की ओर बढ़ा, एक अजीब सा विचार उनके ऊपर साहस को बोझिल कर दिया। अध्याय 4। खोए हुए। जब वे अलग हो गए, अजीब आवाजें रात के अंधेरे में गूंजने लगी।
फड़फड़ाती पत्तियां फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थीं और हवा में हल्की फुल्की आवाजें थीं जो उनके दिलों को तेज कर रही थीं। प्रिया को कैंप की ओर लौटने की एक मजबूत इच्छा महसूस हुई। उसकी आंत इंस्टिंक्ट्स चीख रही थीं कि कुछ गलत है। इस बीच अनिल एक प्राचीन पत्थर के वेदी पर स्टम्बल्ड हुआ जो काय और अज्ञात अंकों से ढका हुआ था। गांव वालों की चेतावनियों की याद उसे भीतर एक डर पैदा कर रही थी। उसने पत्थरों को छूने की एक नॉइंग इच्छा महसूस की, उनके रहस्यों को समझने की, लेकिन उसके चारों ओर का हवा उसकी प्रेरणा को चोक कर रही थी। लड़कों, उसने बुलाया, लेकिन उसकी आवाज कांप गई और आसपास की अंधकार में डूब गई। इसी समय मीरा ने देखा कि कोहरा पहले से ज्यादा घना हो गया है। अग्नि की रोशनी दूर लग रही थी। अंधकार की विशालता में एक छोटी सी चमक उसकी गले में घबराहट भर गई, उसे अपने दोस्तों को खोजने के लिए मजबूर किया। रोहित, प्रिया, अनिल, उसने शाउटेड किया। उसकी आवाज टूट गई। अध्याय 5। प्रेतात्मा रोहित, जो बहुत दूर भटक गया था, ने ठंडक को सबसे अधिक महसूस किया। तभी उसने सुना मृदु हंसी, सुर और दुख से भरपूर, जो उसके रीढ़ को झकझोर दिया। उसने मुड़ा, सोचा कि यह उसके दोस्तों में से एक है, लेकिन इसके बजाय केवल पेड़ थे जो हल्के चांदनी में सिलुएटेड थे। खेल खत्म, उसने शाउटेड किया, साहसी प्रतीत होते हुए, जबकि उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने रिलक्टेंटली खुले स्थान की ओर लौटने की कोशिश की जब उसने देखा कि उसके चारों ओर कोहरा और भी घना हो रहा है, एक जीवित चीज की तरह घूम रहा है। अचानक उसे अपने पास एक मौजूदगी महसूस हुई। एक परछाई पेड़ों के बीच से दौड़ गई और उसने एक आकृति देखी। एक महिला सफेद बहने वाली ड्रेस में, उसके बाल लंबे और जंगली, उसकी आंखें अद्वितीय प्रकाश में चमकती हुई। एक इंस्टिंक्चुअल डर के तहत उसने भागना शुरू कर दिया। शाखाएं उसके कपड़ों में फंस रही थीं और उसकी त्वचा पर खरोंच कर रही थीं, लेकिन वह नहीं रुकी। उसे महसूस हुआ कि वह उसके करीब आ रही है। इस बीच प्रिया झाड़ियों के बीच स्टम्बल्ड होकर अपने दोस्तों को खोजने की कोशिश कर रही थी। उसे यह नहीं पता था कि अनिल उस पर स्टम्बल्ड कर रहा है, जो धूसर और शेकन दिख रहा था। हमें कैंप की ओर लौटना चाहिए, उसने अर्ज्ड किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, घना कोहरा उन्हें चारों ओर ढक लेता है, उनके रास्ते को ऑब्स्क्यूरिंग कर देता है। अध्याय 6। सत्य की खोज कैंप में मीरा एंग्शियस बैठी थी, घड़ी की ओर देख रही थी। उन्हें अलग हुए 20 मिनट हो गए थे और एक अज्ञात भय उसके अंदर क्लॉ करने लगा। कहानियां उसकी रूह में दौड़ने लगीं। अगर अदिति की आत्मा सचमुच मौजूद थी। तभी रोहित पेड़ों के बीच से बाहर आया, सांसों में भारी और आंखें चौड़ी। महिला, मैंने उसे देखा, उसने गास्प किया, आग के पास गिरते हुए। अन्य लोग कहाँ हैं? मीरा ने मांग की, भय उसकी दिल को चीरता हुआ। मुझे नहीं पता, वह मेरे पीछे थी। कौन? प्रिया अंततः अनिल के साथ लौटते हुए पूछा। उनके चेहरे पेल थे और अनिल के हाथ एक मिट्टी के टुकड़े को पकड़ते हुए कांप रहे थे जो उसने वेदी से उठाया था। क्या तुमने कुछ पाया? प्रिया ने अनिल के हाथ में वस्तु को देखते हुए पूछा। यह वेदी से है, अनिल ने रिप्लाइड किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे लगता है कि यह अदिति से जुड़ा हो सकता है। हमें यहां नहीं आना चाहिए था। जैसे ही समूह एकत्रित हुआ, वातावरण और भारी हो गया। उन्होंने जंगल छोड़ने का निर्णय लिया। उनकी पहले की बहादुरी अब उस व्याकुलता से चूर हो गई थी जो उनके चारों ओर थी। अध्याय 7। भागने का प्रयास, लेकिन उनके रास्ते को वापस मिलाना घने कोहरे में कठिन था। हर आवाज ऑमिनसली गूंज रही थी। तभी हवा में फुसफुसाहटें भर गईं। एक मीठा लेकिन दुखदायक स्वर उन्हें बुलाने लगा। मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वे उस आवाज के स्रोत की ओर एक दूसरे के साथ एक अनदेखी खींच महसूस कर रहे थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने इसके विरुद्ध संघर्ष किया। अनिल ने मिट्टी के टुकड़े को मजबूती से पकड़ा, यह महसूस करते हुए कि यह उनके परेशानियों को समझने के लिए एक कुंजी है। शायद हमें वेदी पर वापस जाना होगा, उसने सुझाव दिया। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट से ऊपर थी। अन्य ने चिंतित नजरें का आदान प्रदान किया, लेकिन रिलक्टेंटली सहमति दी। उन्हें कुछ करना था। जब उन्होंने वेदी की ओर वापस जाने का प्रयास किया,
तब फुसफुसाहटें बढ़ गईं और उनके चारों ओर आकार ले लिया। छायाएं उनके आंखों की कगार पर घूमने लगीं और हवा में मीठी सड़ना सड़ना सुगंध भर गई। जमीन के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे यह धड़क रहा था, मानो जंगल उनके उपस्थिति के प्रति जागरूक हो। अध्याय 8। सामना वेदी तक पहुंचने पर उन्होंने उसे एक अजीब रोशनी में पाया, जो एक फीकी चांदनी की किरण से प्रकाशित हो रही थी, जो कोहरे के माध्यम से टूट रही थी। जानवरों की हड्डियां और मुरझाए हुए फूल चारों ओर बिखरे हुए थे, अवशेष उन पेशकशों के बनाए जो जिनकी अदिति की कृपा प्राप्त करने की हिम्मत थी। मुझे लगता है कि हमें उसे सम्मान देना चाहिए, अनिल ने कहा, प्राचीन आदानों से बनाए गए मिट्टी के टुकड़े को उठाते हुए। शायद अगर हम उसका उचित सम्मान करें तो वह हमें जाने देगी। क्या तुम पागल हो? प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। उसके भय ने उसकी आवाज को ऊंचा कर दिया। क्या तुम उसे बुला रहे हो? लेकिन रोहित डेस्परेट और गुस्से में शाउटेड किया, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जब उन्होंने वेदी के चारों ओर सामान को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया तो तापमान तेजी से गिरा। फुसफुसाहटें कराहती हुई आवाजों में बदल गईं। भूतियां चीखें जिन्होंने उन्हें जगह में ठिठका दिया। अंधकार से महिला का आकृति उभरी। उसका बाल छायाओं की तरह बह रहा था और उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी चमकदार आंखें उनके आत्माओं में गहराई तक धड़क रही थीं। तुम्हें क्या चाहिए? उसने फुसफुसाया, एक स्वर जो दोनों आमंत्रित और डरावना था। अध्याय 9। अर्पण अनियंत्रित अर्ज में अनिल ने मिट्टी के टुकड़े को वेदी के केंद्र में दबाकर कहा, हम तुम्हारा सम्मान करने आए हैं। उसने सांस लेते हुए कहा, कहानियों को याद करते हुए, हम तुम्हारी पीड़ा को समझना चाहते हैं और उसके हमारे ऊपर प्रभाव को। आत्मा शांत रही। उसकी शाश्वत दृष्टि उनकी ओर गहराई से गड़ी हुई। जंगल उनके चारों ओर बदलने लगा। शाखाएं हिल रही थीं, हालांकि वहां कोई हवा नहीं थी। तभी डर की एक प्रचंड भावना हवा में भर गई और पीड़ा की कुराहटें तेज हो गईं। फिर जैसे किसी अदृश्य बल द्वारा खींचा गया, वेदी के आइटम हवा में फूलने लगे, आत्मा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। मुझे मुक्त करो, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज हवा को जैसे बिजली की तरह चीरती हुई। शांत फसाद जिसे उसने रखा था वह दरकने लगी। उसके क्रोध और निराशा का तूफान प्रकट हो गया। एक डेस्परेशन के तहत मीरा शाउटेड करते हुए कहा, हम तुम्हें शांति देते हैं। हम तुम्हारी आत्मा को इस श्राप से मुक्त करने की इच्छा रखते हैं। एक पलों के लिए चुप्पी छा गई, एक भारी स्थिरता जो सहन करने के लिए बहुत भारी थी। आकृतियां छायाओं के साथ मिल गईं, केवल थोड़ी दूरी पर मंडराते हुए। अध्याय 10। श्राप तोड़ना। चारों दोस्तों ने एकजुट होते हुए अतीत को बुलाते हुए आवाजों का संवेद किया। आत्मा अंततः स्पोक हुई, सदियों से मैं रुक गई हूं, पछतावे में कैद। ज्ञान की खोज के बिना संतुलन को मान्यता देकर मैंने अपनी आत्मा को इस क्षेत्र से बांध लिया। मुक्त होने के लिए तुम्हें समझना होगा। आत्मा ने दृश्य साझा करना शुरू किया। अदिति के जीवन की यादें, उसकी शुद्ध इरादे जो शक्ति की खोज में विकृत हो गईं, उसकी गलतियों को सुधारने की डेस्परेट कोशिशें एक करप्टेड वर्ल्ड में। जंगल को अर्पित करना एक समझ की आवश्यकता थी, आत्मा की दुनिया से कम्युनियन की आवश्यकता थी, लेकिन लालच ने उसके उद्देश्य को खराब कर दिया। मुझे मुक्त करो, उसने फुसफुसाया, और मेरी आत्मा तुम्हारे गांव को अब और श्रापित नहीं करेगी। नवीनतम डिटर्मिनेशन के साथ चार दोस्तों ने वेदी से एक कदम पीछे लिया। एक साथ उन्होंने एक साधारण प्रार्थना का उच्चारण किया जो क्षमा की मांग करती थी, केवल आदित्य के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए जो अंधकार में भटक गए थे। उन्होंने जीवन और मृत्यु के संतुलन को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि की, एक वादा जो युगों से गूंजता रहा। स्पष्ट रूप से शेकन, आत्मा एक पल के लिए और मंडराई, फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझे विश्राम करने दो। जैसे ही उसके शब्द फेडिंग हुए, वेदी के चारों ओर की वस्तुएं जमीन पर गिरीं। हवा अचानक हल्की महसूस होने लगी। छाया धुंध में विलीन हो गई। सुबह के प्रकाश से वॉश्ड अवे जैसे जंगल के ऊपर दिन का उजाला फैल गया, घर की ओर जाने का रास्ता उजागर करते हुए। अध्याय 11।
अंधकार के बाद का प्रकाश थकी हुई लेकिन राहत महसूस करते हुए वे वेदी पर रुके रहे जब दिन का उजाला जंगल में भरने लगा। उन्होंने अदिति के श्राप को तोड़ दिया था, लेकिन वे जानते थे कि कहानियां गांव से गायब नहीं होंगी। अब वे शांत जंगल के माध्यम से वापस लौटते समय अपनी अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे, यह वचन देते हुए कि वे उस रात को कभी नहीं भूलेंगे जब उन्होंने अदिति की आत्मा का सामना किया। अब कहानियां केवल अंधविश्वास की तरह नहीं लग रही थीं। वे एक ऐसे महिला की कहानी साझा करेंगे जिसने ज्ञान की खोज की थी लेकिन अपने रास्ते से भटक गई, यह याद दिलाते हुए कि प्रकृति और उसकी आत्माओं के प्रति सम्मान आवश्यक था। जब वे चांदपुर लौटे तो गांव के बुजुर्गों ने उनका स्वागत किया। उनकी आंखों में एक जानकार दृष्टि थी। हालांकि उन्होंने भयावहता का सामना किया, दोस्तों ने एक समाप्ति का अनुभव किया। एक साझा भय और नई समझ द्वारा मजबूत हुआ। उन्हें पता था कि जंगल हमेशा अपने रहस्यों को संजोए रखेगा, लेकिन अब वे सद्भाव, शांति और वहां रहने वाली आत्माओं के प्रति सम्मान की महत्वपूर्णता को समझते थे। श्राप को उठा लिया गया और इसके साथ चांदपुर गांव के लिए एक नई शुरुआत का सुबह आया। सीखने का एक पाठ जो गहराई से चांदनी वन की किनारे लगी पेड़ों की तरह शाश्वत था। यह कहानी डरावनी तत्वों के साथ लोक कथाएं, साहसिकता और इसके पात्रों के मार्गदर्शन के लिए एक नैतिक दिशा को दर्शाती है। अगर आपको किसी बदलाव या जोड़ने की आवश्यकता है तो मुझे बताइए।